टोपीबाज बहू। राजस्थान नाम के एक शहर में प्रमिला अपने परिवार के साथ रहती थी। वर्मा परिवार पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार था। प्रमिला के परिवार में पति, बेटा, बहू, एक बेटी और पोते पोतियां थे। यूं तो प्रमिला के बेटे प्रवीण ने लव मैरिज की थी, पर लव मैरिज में भी प्रमिला को ऐसी संस्कारी बहू मिली थी जिसकी लोग आस करते हैं। एक सुबह आराम से अपने कमरे में नवीन और प्रमिला सो रहे होते हैं, तभी उनकी बहू मोनिका कमरे में आती है। उठ जाइए मम्मी जी, 8 बज गए, आपकी दवाई का समय हो गया है। ये आपकी और पापा जी के लिए बिना चीनी की चाय। 8 बज गए, पता भी नहीं चला। पर ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था। तूने कहीं अलार्म बंद तो नहीं कर दिया था प्रमिला? क्यों फोन में छेड़छाड़ करती रहती है जब आता नहीं तो? इतनी मुश्किल से मैंने फोन पर आलिया से अलार्म लगवाया था। देर हो गई ना, अब पैकेट का दूध लाना पड़ेगा। बस बस पापा जी, मम्मी जी ने कुछ नहीं किया, मैंने ही बंद किया था अलार्म। इस उम्र में आपको सुबह सुबह उठने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, ये भी तो है। ये सुबह जाकर दूध ले आए थे और आंगन में झाड़ू करण ने लगा दिया, तो आप किसी चीज की फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर प्रमिला अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। कैसी सोने सी बहू लाया है मेरा बेटा, वरना कौन आज के जमाने में अपनी सास ससुर की इतनी फिक्र करता है। अच्छा जा बेटा, आलिया को भी उठा दे, वो रसोई में तेरी मदद कर देगी। सुबह से काम में लगी रहती है तू। कम काम होता है क्या घर पर? बच्चों को तैयार करना, प्रवीण को ऑफिस भेजना, फिर हम बूढ़ों के 50 चोचले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। वैसे भी दीदी तो पढ़ाई कर रही है, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर बाद मोनिका सभी के लिए नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती है। Oh my God, this is so oily. I can't eat this. ये क्या है भाभी? आपको पता है ना मैं भटूरे नहीं खाती हूँ, इससे मेरा वेट पुट ऑन हो जाएगा। I'm not going to eat this. तो ये बेचारी दिन भर सभी के लिए अलग अलग डिशेस बनाती रहे। तुम्हारे पापा का मन था छोले भटूरे खाने का। अरे बहू खुद भी छोले भटूरे नहीं खाती, कल की बासी रोटियां खा रही है बेचारी, तो भी खा ले वही। दिन भर पढ़ाई करो और खाने को मिलेगी बासी रोटियां। नहीं खाना मुझे कुछ भी। अरे दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? बताइए आप क्या खाओगी, मैं अभी बना देती हूँ। पास्ता खाने का मन है मुझे, और वो भी व्हाइट सॉस प्लीज। अपनी खाने की थाली छोड़कर मोनिका उठकर रसोई में जाती है। अपनी ननद के लिए पास्ता बनाकर आलिया जैसे ही ननद के कमरे में जाती है। वो क्या है ना भाभी, मेरे दोस्तों का कॉल आया है। हम सब आज ग्रुप डिस्कशन के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो ये पास्ता आप फ्रिज में रख दीजिए। ओके, चल रही हूँ, लेट हो रहा है, बाय। ये सब प्रमिला देख लेती है। हद करती है ये आलिया। कल को अपने ससुराल जाएगी, वहां भी ऐसी हरकतें करेगी तो इसके ससुराल वाले इसे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। जहाँ सबने सुना है कि भाभीियों के आते ही ननद के जीवन में से खुशियाँ चली जाती है, वहाँ वर्मा परिवार में ननद के जीवन में तो भाभी के आने से सुख डबल हो गया था। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। आलिया आए दिन काम से बचने के लिए पढ़ाई का बहाना बना दिया करती, पर अब मोनिका उसकी चाल को समझने लगी थी। और एक दिन पढ़ाई का बहाना कर जब आलिया अपने कमरे को बंद करके बैठी थी, मोनिका उसके कमरे के अंदर झांकती है। तो ये पढ़ाई हो रही है इनकी, पढ़ाई के नाम पर रील्स बना रही है। ये सब काम और शादी से बचने के बहाने हैं आलिया के। पर अब ये मैं होने नहीं दूंगी मम्मी जी। ऐसा तिगड़म लगाऊंगी कि आलिया दीदी खुद ही आपसे कहेंगी, मम्मी मेरी शादी कर दो जनवरी फरवरी मार्च में। मम्मी मेरा जी नहीं लगता घर की काम काज में। और अगले ही दिन से शुरू हो जाता है मोनिका का अपनी ननद को टोपी पहनाना। ये ले, किसी काम का नहीं है तू करण। जब देखो इधर उधर उछल कूद भाग दौड़। सीख कुछ अपनी बुआ से, किस तरह दिन भर पढ़ाई करती रहती है। अरे अरे, बच्ची को मारने की क्या जरूरत है भाभी, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। हाँ बुआ, मम्मी ना मुझे मारती है, और मेरी ट्यूशन टीचर तो और भी गंदी है। अब तो दिन भर पढ़ाई करती हो ना, आप ही मुझे पढ़ा दो प्लीज। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मोनिका, इसकी ट्यूशन छुड़वा दे और ट्यूशन के पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि हमारी होशियार आलिया है ना, अपने भतीजे को अच्छे से पढ़ा ही सकती है। इतना तो कर लेगी ना बेटा तू? हाँ हाँ मम्मी, ठीक है, पढ़ा दूंगी। चल मेरे कमरे में चल। ये तो बस शुरुआत थी। 2 घंटे बाद मोनिका आलिया के कमरे में जाती है।
मेरे लहंगे के साथ कौन सा ब्लाउज जाएगा दीदी, बताओ ना। आप तो कॉलेज जाती हो, आपको तो पता है आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं तो घर पर पड़े पड़े बड़ी आउटडेटेड सी हो गई हूँ। और मैं तो क्या कहती हूँ, इस लहंगे की मैचिंग के ब्लाउज का कपड़ा लाकर टेलर को डिजाइन बताकर आप ही मेरी ब्लाउज बनवा दो ना प्लीज। हाँ हाँ, आलिया तो ये कर ही देगी। वैसे भी पूरे घर में फैशन सेंस तो बस अभी से ही है। अच्छा आलिया, एक बार जरा मेरे कमरे में तो आ बेटा। न जाने आज पूरे घर को अचानक से क्या हो गया है, सब आलिया आलिया कर रहे हैं। आलिया अपनी माँ के कमरे में जाती है जहाँ प्रमिला कहती है, बेटा जरा मेरी अलमारी साफ कर देना। अब बहू को तो ये क्या भी नहीं सकती। तुझ पर विश्वास है ना मुझे, और वो तो बाहर की लड़की है, न जाने कब उसकी नीयत खराब हो जाए। पैसे देख कर ना अच्छे अच्छों का मन डोल जाता है। वैसे भी तू तो पढ़ाई करती है, कॉपी किताब सजाने की तो आदत है तुझे। वैसे ही मेरी अलमारी भी जचा दे। हद हो गई ये तो। आलिया अपनी माँ का काम कर रही होती है, तभी उसके फोन पर पापा का कॉल आता है। आलिया बेटा, तू तो अकाउंट्स की ही पढ़ाई कर रही है ना, जरा दुकान पर आ जा। वो आज मेरा ना सीए नहीं आया, जरा खाता तो चेक करते, इससे तेरा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। दिन भर पढ़ाई के नाम पर हॉल में मूवी देखने वाली और दिन भर सोने वाली आलिया अब की बार ऐसी फंसी कि ना निगलते ही बनता था ना उगलते। एक शाम आज ही एक अच्छे घर का रिश्ता आया था दीदी के लिए। मैंने तो मना कर दिया, भाई हमारी दीदी तो पढ़ाई करेगी, है कि नहीं मम्मी? सही किया ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही किया तूने। अब यह चली जाएगी तो करण को कौन देखेगा? ये सुनते ही अपने मायके में काम करके थक चुकी आलिया कहती है, नहीं नहीं मम्मी, मैं क्या कह रही थी, तुम ही कहती रहती हो ना, ये कोई उम्र है मेरे कबारे बैठे रहने की। और वैसे भी मेरी सब फ्रेंड की शादी हो गई है, अब पढ़ाई का क्या है, वो तो मैं शादी के बाद भी कर लूंगी। ये फंसी मछली जाल में। ये सुनते ही मोनिका अपनी सास को आंख मारती है और फौरन ही एक अच्छे भरे पूरे घर के लड़के का रिश्ता देखकर आलिया की शादी करवा दी जाती है। पर असली खेल तो अब शुरू होता है। हमेशा अपने मायके में आराम करने वाली आलिया को इसका अंदाजा भी नहीं था कि ससुराल किस चिड़िया का नाम है। जहाँ अच्छे से अच्छे झड़ जाते हैं बाल, वहाँ होता है ससुराल। आलिया के ससुराल के अंदर के नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी शादी में लोग खाने आए हुए हों। इतने बड़े परिवार की इकलौती बहू आलिया पसीने से लथपथ टूटे फूटे हॉल में रसोई में रोटियां बना रही होती है। अरे बहू रोटी ला रही है कि हम लोग भूखे ही उठ जाए। खड़े खड़े 72वीं रोटी सेक रही हूँ मम्मी जी, अब भी खाओगे क्या आप लोग? ये कहाँ फंस गई मैं, ये परिवार है या अनाथ आश्रम? मुझे नहीं रहना यहाँ। आलिया बाहर जाकर अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, वो ना मेरे मायके से कॉल आया था, मैं एक बार होकर आऊं प्लीज? ठीक है, पर 2 घंटे के अंदर आ जाना। शाम के नाश्ते की तैयारी जो करनी है। अपने बिखरे बाल और इधर उधर सरकती साड़ी को किसी तरह संभालते आलिया अपने मायके पहुंचती है। अब पानी मिलेगा क्या? ये लो, मैं आई भी तो कहाँ, आप लोग तो खुद मुझसे इतना काम करवाते हो। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? ये आपका मायका है दीदी, यहाँ किसकी मजाल जो आपसे काम करवाए। आराम से पैर चढ़ाकर बैठिए, मैं आपके लिए मिल्क शेक लेकर आती हूँ। अचानक ये भाभी को क्या हो गया? ये इतनी अच्छी कैसे बन गई? वो अच्छी ही है बेटा, वो सब तो हमारा नाटक था तुझे शादी के लिए हाँ करवाने का। अभी आराम से सेवा करवा ले, क्योंकि 2 घंटे में तो तुझे वापस अपने ससुराल जाना है। दबंग जिठानी। अरे ओ नास पीटी, खाना बनाने को क्या और 365 दिन जाएंगे हैं? देखे मनमोहन जी, वर्षा बहू ने अब तक खाना नहीं बनाया। मैं तो कहती हूँ हमें अभी इसके प्रति और सख्त रवैया अपनाना होगा। अरे यह क्या, मैं कब से कुछ कह रही हूँ आपको। अरे घुस ही जाइए ना अब एक बार के लिए उस न्यूज़पेपर में। अब क्या कहूँ, दिन भर तुम्हारा मुंह किसी नॉन स्टॉप टेप की तरह बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। इसलिए अब मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। सासू माँ, ससुर जी, खाना बन गया है, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं परोसती हूँ। इतना टाइम सो रही थी क्या रसोई में? अरे एक उबले हुए आलू को काटने के लिए भी तुझे 1 घंटा लगता है। कछुआ भी तुझसे ज्यादा तेज है।
ओजस्विनी के 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा विराज और छोटा बेटा आकर्ष। बड़े बेटे की शादी वर्षा से हुई होती है। ओजस्विनी पूरे घर में सब पर अपनी चलाती है और हर किसी को दबाव में रखती है। स्वभाव की भी बहुत कठोर होती हैं। ओजस्विनी के इस बर्ताव के कारण वर्षा ने अपनी इच्छाओं का बलिदान दे दिया था और हमेशा से ही वो अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाते आई थी। वर्षा बहुत ही मासूम और सीधी सादी होती है, जिसका ओजस्विनी और भी जम के फायदा उठाती है। ओ, 2 हंसों का जोड़ा है। कहाँ चले तुम दोनों? माँ, वो आज वर्षा का जन्मदिन है ना, इसलिए उसे ज़रा बाजार ले जा रहा हूँ। अब घर पर तो आप मनाने देंगी नहीं। अच्छा, बहुत प्यार उमड़ रहा है अपनी बीवी पर, है? अरे इतना ध्यान इस कलमुही में देने से अच्छा अपने कारोबार में दे। और तू हीरोइन बन के लाल लिपस्टिक लगा के निकल पड़ी अपने पति परमेश्वर के संग, हैं? पता है ना, आज शाम को तुझे मेरे साथ बाजार जाना है। वहां मेरा सामान कौन पकड़ेगा? तू ही ना। और तू विराज, तुझे अगर बाहर जाकर खाना पीना घूमना है ना, तो चला जा अकेला, ऐसे मत ले जाया कर। वर्षा का मन बहुत उदास हो जाता है। ओजस्विनी उससे खूब काम कराती है और वर्षा काम करते वक्त खूब रोती है। थोड़े दिनों बाद छोटे बेटे आकाश की शादी रिम्पी से हो जाती है। रिम्पी के आते ही ओजस्विनी घर में और कठोरता से पेश आती है। और रिम्पी बहू, तुझे मैं पहले से ही समझा दे रही हूँ, इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में जो कुछ भी होगा, चाहे वो कितनी ही छोटी बात हो या बड़ी बात, उसका फैसला मैं लूँगी। और तुम दोनों बहुएं अपना अपना काम सही से करोगी तो फायदे में रहोगी। ठीक है सासू माँ, समझ गई। मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी, लेकिन आप भी ना मुझ पर खामखा चिल्ला नहीं सकती फिर। रिम्पी समझ जाती है कि ओजस्विनी कितनी सख्त और कड़क स्वभाव की है। रिम्पी फिर भी वर्षा जितनी शांत नहीं होती, उस सास को सही जवाब देना जानती है। अब ओजस्विनी जैसे वर्षा के साथ पेश आती, वैसे ही नई नवेली बहू रिम्पी के साथ भी पेश आने लगती है। दोनों जेठानी देवरानी के बीच इतनी दोस्ती नहीं हो पाती क्योंकि ओजस्विनी उन्हें दिन भर काम में व्यस्त रखती हैं, जिस वजह से वो दोनों चैन से सांस तक नहीं ले पाती। ओजस्विनी अपने बेटों और पति को भी बस किसी न किसी काम में लगाती रहती और खुद आराम से रहती। फिर एक दिन वर्षा देखती है कि रिम्पी ने विराज से कुछ खाने के लिए मंगवाया है। ये लो रिम्पी, तुम्हें तो नुक्कड़ वाली कचौड़ियाँ खानी थी ना, खाओ अभी। एक्स्ट्रा चटनी भी लाई है जैसे तुमने कहा था। थैंक यू सो 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 मच जेठ जी। मुझे कब से मन था इन कचौड़ियों को खाने का, फाइनली मैं इन्हें खा पाऊंगी। रिम्पी और विराज को इतना करीब आते देख वर्षा को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही रिम्पी वर्षा का सीधापन देख उसका फायदा उठाते हुए कुछ न कुछ ऐसा करती ही रहती जिससे वर्षा और भी गुस्सा हो और उसके अंदर की शांत वर्षा एक गुस्सेल वर्षा में बदले। ऐसे ही एक रोज रसोई में दोनों काम कर रही होती है, तभी रिम्पी जानबूझकर वर्षा की साड़ी पर अचार डाल देती है और उसकी साड़ी खराब कर देती है, जिससे वर्षा गुस्से से तिलमिला उठती है। रिम्पी, जब से आई हो तब से देख रही हूँ, बस मेरे लिए सर दर्द बनती फिर रही हो, मुझे दुख दर्द और गुस्सा दे रही हो। तभी रिम्पी अचानक से वर्षा के गले लग जाती है और वर्षा को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। आई एम सॉरी दीदी, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर परेशान किया ताकि आपके अंदर का शांत ज्वाला एक दिन ऐसे ही फटे कि बस तबाही हो जाए। आपको पता है लोग आपका फ़ायदा क्यों उठाते हैं, स्पेशली सासू माँ? क्योंकि आप बहुत सीधी हो, भोली हो। लेकिन वर्षा दीदी, अगर हम यूं ही सीधे बैठे रहे ना तो हमारी सास हम सबको खा जाएगी। पागल हो क्या तुम? हाँ हूँ मैं पागल। देखिए, मैं अकेली उन्हें टक्कर नहीं दे सकती। अगर हम दोनों बहुएं साथ मिलकर टीम अप कर ले तो जब मुरझाया हुआ फूल ताज़ा हो जाए, यानी कि आप शांत से एकदम सख्त हो जाओ, तो फिर वो अपना राज कहीं चला ही नहीं पाएगी। ये तो तुम सही कह रही हो रिम्पी। मैं हमेशा से ही सासू माँ की हर बात को मानती आई हूँ। वो पहले से ही सबको अपना गुलाम समझती हैं। उनके सामने यूं भीगी बिल्ली बनकर रहें तो वो समय के साथ हम पर और भी राज करेंगी। दोनों जिठानी देवरानी के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और अब वो दोनों तय करती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए,
वो दोनों अब और नहीं सहेंगी और ना ही अपने पतियों को और ससुर को सहने देंगी। फिर अगले दिन जब जिठानी वर्षा के मायके वाले यानी माँ बृंदा, पापा विनोद और वर्षा का छोटा भाई इंदर बिना बुलाए उसके ससुराल चले आते हैं, तब अरे समधन जी, समधी जी, इंदर, तुम तीनों यहाँ कैसे मुंह उठाकर आज हैं? वो दरअसल हम ना यहाँ बरेली में माता के मंदिर आए थे, तो सोचा चलो क्यों ना वर्षा बिटिया को भी मिल लिया जाए और आप सबको प्रसाद भी दे दिया जाए। वर्षा बिटिया, ये ले, सभी को प्रसाद बांट दे। वर्षा सबको प्रसाद बांटती है। ओजस्विनी को वर्षा के मायके वालों का यूं बिन बुलाए आना अच्छा नहीं लगता और वो पहले से ही उसके मायके वालों से नफरत करती है क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। जब वर्षा अपने मायके वालों के लिए कप में चाय लाती है तभी ओजस्विनी उसे रोक लेती है। रुक जा वर्षा बहू, तू अपने मायके वालों को इन चीनी मिट्टी के कप में चाय नहीं दे सकती। रेम्पी बहू, जाकर इन सबको कागज़ के कप में चाय दे दो। और आप तीनों उठिए और हमारे बरामदे में रखे पटल पर जाकर बैठिए। आप लोग इस सोफे पर नहीं बैठ सकते क्योंकि इस घर में बैठने और चाय पीने की तो क्या, कदम रखने की भी हैसियत नहीं है आप लोगों की। वो तो शुक्र मनाइए मेरे बेटे विराज को कि आपकी लड़की पसंद आ गई। वर्षा अपनी और अपने मायके वालों की बेइज्जती होते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आखिरकार आवाज उठाती है। बस सासू माँ, बस, बहुत हुआ आपका नाटक। सालों से मैं बस सहती आ रही हूँ। मैं ही नहीं, इस घर में रह रहे सभी सदस्य, सबका जीना दुश्वार कर रखा है आपने। अरे आप जैसी सासू माँ और बीवी होनी ही नहीं चाहिए। मेरे माँ, पापा और भाई की बेइज्जती करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? भूल गई आप? आपके हर एक दुख सुख में मैं आपके साथ रही हूँ। रात रात भर जाकर आपकी सेवा की है। आपकी एक पुकार लगाते ही भागी दौड़ी चली आती हूँ मैं, और उस सब का सिला आप मुझे ये दे रही हो। सही कह रही है वर्षा दीदी, हम सब आपके नौकर नहीं है, रिश्तेदार हैं। ये हिटलरगिरी आप हम पर नहीं चला सकती और अब तो हम सहने वाले भी नहीं है। बहुत हो गया। शादी को वैसे भी 44 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी आज तक तुम मुझे अपना सेक्रेटरी ही मानती हो और वैसे ही मेरे साथ पेश आती हो। हर जगह मेरा अपमान करती आई हो। कहने को तो हम आपके बच्चे हैं, लेकिन आपने तो कभी हमें ममता वाला प्यार दिया ही नहीं। बस सख्ती से ही पेश आई हो। हर चीज के लिए रोक टोक, ये मत करो, वो मत करो। अरे सौतेली माएँ भी इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम सब आपका एक भी हुक्म नहीं पालेंगे। अब आपका सिंहासन गया। तभी ओजस्विनी डर जाती है और कहती है, अब मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बुरी नहीं, अच्छी बनूंगी। मैंने बहुत गलत किया तुम सबके साथ, अब मुझे समझ में आ गया। जेठानी और सभी घरवाले ओजस्विनी के इस आंसुओं से पिघलते नहीं, बल्कि उसी की तरह कठोर बनकर उसे सबक सिखाते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ओजस्विनी भी ठीक हो जाती है और वो सबको प्यार देती है। वर्षा दीदी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। आप तो फायर निकली। #मेरी दबंग जिठानी।